ठीक है, ये फॉर्म बना दे रहे हैं। इसमें प्लेट की जरूरत नहीं है, जो खुद बना लो। हम बनाएंगे तो बनाएंगे। इसको बोलते गीजर। क्या कह रहा है? सब बनाना जो जो साफ साफ हो। ये हम टाइम पास के लिए बना रहे हैं। सिचुएशन है ये, ज्वालामुखी के आसपास की सिचुएशंस हैं, ये तो ज्वालामुखी हो है। और जो वो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, आसपास ये वाला होता है तब जब ज्वालामुखी सक्रिय होने से ठीक पहले, और सक्रियता जब खत्म होती है उसके ठीक बाद ये वाली सिचुएशन पैदा होती है। और वो वाली सिचुएशन है कि जैसे आसपास कहीं ज्वालामुखी हो, तो मान लो वहां से निकल रहा ज्वालामुखी, लेकिन इधर पे तो जमीन के अंदर मैग्मा होगा ना, और इधर ही कोई अगर पानी का सोर्स होगा, तो वो हीट की वजह से पानी गर्म रहता है, यानी कई बार तो उबलता तक है वो पानी। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं गीजर। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं कि गीजर किस आपका जो है भारत के या पृथ्वी के भौगोलिक संरचना का एग्जाम्पल होता है, तो ज्वालामुखी क्षेत्र का। ऐसे प्रश्न आते हैं, थोड़े ज्यादा स्टैंडर्ड वाले प्रश्न है ये। रेलवे ग्रुप डी ऐसे पेपर देना है तो ये 3 चित्र बहुत हैं। वीडियोग्राफी हो रही है, इधर फीड करो, इधर मोबाइल में कनेक्ट करके फीड है। बैग रख दो, ये क्या है एकदम, कहीं खो जाएगा कर रहे हैं। बैग रख दो आराम से नीचे कहीं, तो नीचे रख दो, कोई दिक्कत है? अच्छा, नीचे नहीं रख सकते, खाना होता है उसमें। हाँ, गंदा हो जाएगा, ओके। तुम इतना भर के काहे लाती है बैग? सीधे इधर बैग, एक पे हम बैठे, बगल में बैग बैठा। इसका मतलब होता है वो धुआं निकलता है, उसमें एक गैस है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैस निकलती है। और क्योंकि ऐसा है ना, जैसे मैग्मा निकलने वाला होता है, तो जो ऊपरी सरफेस से जो मिनरल्स होते हैं उनको जलाएगा पहले, और जब उनको जलाएगा तभी तो ढंग से बाहर आएगा। तो जैसे ही वो जब निकलता है ना शुरुआत में, तो शुरुआत में जो ऊपर मिनरल्स हैं, पेड़ पौधे हैं या नमी है, वो सब गर्म की वजह से हीट होकर वाष्पीकृत होगी। और जब वेपराइज होगी तो क्या होगा, फिर धुआं निकलेगा। धुआं, और वो कैसा ब्लैक होता है एकदम, राख जैसा लगेगा, उसको बोलते हैं धुआंसा। बेसिकली ये आपका जो है राख है, जो सबसे पहले जलेगा, और ठीक इसके वजह से ही बाद में होता है, जब वो खत्म होता है सक्रियता उसकी, तो ठीक लास्ट में भी यही हुआ। हाँ, नहीं सॉलिड का लावा बनता सॉलिड। ये देखो ना, ये यहाँ से बह के आया, ये ऊपर से बह के आया और उसके ऊपर ठंडा हुआ। तो जब ये फ्लैट सरफेस पे जब थोड़ा गहराई से ठंडा होता है, मोटी परत होती, तो उसको बोलते हैं लावा प्लेटू, यानी कि। और जब थोड़ी गहराई कम होती है, यानी पतली लेयर बनती है, तो उसको बोलते हैं बेसन। ये वोल्केनो बेसन है, वोल्केनो प्लेटू है, ऐसे बनते हैं। ऐसे अपने यहाँ जो ये वाला हिस्सा है ना, दक्कन का पठार, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये पूरा वोल्केनो प्लेटू है। इसको हम प्लेटू ऑफ दक्कन बोलते हैं, दक्कन का पठार। पूरा ये वाला प्लेटू है। हाँ, इसी से, लेकिन ये तो बाहर है, इससे नहीं बनेगी। अंदर मैग्मा जब जम जाता है और पिघले ना मैग्मा, वो है इग्निशियस रॉक। उससे कुछ नहीं, उससे वो तो टूट जाता है। वो तो डेड मेटल्स हैं, मतलब वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनका जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो इतना लो है कि जब वो जमते हैं तो जम तो जाते हैं, उनको उठाओ ऐसे तो टूट जाते हैं।
क्योंकि डेड हो गया ना वो जलने के बाद। हो गया तो समझाएं फिर, और समझना इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जल्दी बनाओ। और साफ साफ दिख रहा है सब कुछ, नहीं दिख रहा? अच्छा बना। जिसमें हमेशा लावा निकलेगा वो मोस्टली सक्रिय ज्वालामुखी है। और जिनमें देखो, ध्यान से समझ लो, बनाते रहना बाद में अपना। इधर देखो, मैग्मा है नीचे, टेक्टन प्लेट्स में हलचल हो रही है। और हमने कल बताया था कि ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, जहां पे छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जहां पे रेगुलरिटी क्या हो रही, रोज डेली बेसिस पे क्या हो रही, हलचल हो रही इन प्लेट्स में। तो जहां छोटी प्लेट्स होंगी वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसकी, सक्रिय वॉल्केनो की, सक्रिय ज्वालामुखियों की। यहाँ मैग्मा उपस्थित है, इनमें हलचल होगी, ये क्रेटर हुआ, यहाँ से बाहर आएगा, ठंडा होगा। जैसे यहाँ देखो, अंदर बोलते हैं इसको मैग्मा, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा तो क्या बोलते हैं इसको, लावा। और ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं, क्रेटर। अब जैसे ये बह के आपका सरफेस पे आएगा और जब धरातल पे आएगा या फ्लैट मैदान पे आएगा, तो अगर ये मोटाई शुरुआत में जब जहां मतलब जैसे ही नीचे आता है तो शुरुआत में मोटी लेयर के साथ ही ठंडा होता है, उसको बोलते हैं लावा पठार। और जब थोड़ा आगे चल के और जब थोड़ी सी जो मोटाई है वो कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं लावा मैदान। तो कभी भी अगर ऐसे पूछा जाए कि आपका किसकी मोटाई लावा पठार या लावा मैदान में से किसकी मोटाई ज्यादा होती है, तो पठार की मोटाई ज्यादा होती है, मैदान की मोटाई कम होती है। यानी मैदान पे लावा कम पतली लेयर में होता है और पठार पे कैसा होता है, मोटी लेयर में होता है। उसके बाद अब यहाँ आ जाओ, देखो दूसरे वाले में, इसमें हमने क्या बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में मैग्मा तो मौजूद है, और इसी वजह से जब बारिश हो रही है, देखो लेकिन निकल नहीं रहा, कहाँ निकल रहा, देखो उसमें लावा नहीं जनरेट हो रहा है, लेकिन मैग्मा है नीचे, हलचल हो रही है, लेकिन वो इतनी हलचल नहीं है कि उस मैग्मा को क्या करता है, बाहर करता है। तो अच्छा, अब नीचे हीट है, नीचे हीट होने की वजह से ऊपर से पानी बरसेगा या जब बारिश होगी तो जो पानी क्रेटर में जाएगा, देखो अभी जिनको समझ नहीं आ रहा, तो जैसे मान लो ये बादल है, और यहाँ पे बादल आपका आ गए और यहाँ से पानी आपका बरसेगा, तो ये टेम्परेचर 4 से 5 हजार डिग्री सेल्सियस का है। बस बाहर नहीं आता रहा, होता है इसमें लगातार बाहर आता है, इसमें सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, इसमें बाहर नहीं आ रहा, लेकिन हीट तो है ना। तो जैसे ही पानी आएगा तो थोड़ा अंदर तक जाएगा, यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, भाप बन के वापस छोड़ जाएगा, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा है तो इसमें पानी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। और थर्ड वाले को देखो, वो कभी एक्टिव था, उस समय कभी पहले बरसों पहले उसमें मैग्मा होगा, कभी लावा निकलता होगा, आसपास संरचनाएं बन गई है, सब कुछ हो गया। लेकिन अब उस चैनल में जो अंडरग्राउंड चैनल है मैग्मा का, उस चैनल से वो मैग्मा क्या हो गया, वहां खत्म हो गया। अब वहां सिर्फ क्या बचा है, मिट्टी, राख और जो जली हुई चट्टाने हैं वो। अब उसमें मैग्मा तो नहीं है ना, और जब मैग्मा नहीं है तो बारिश होगी तो पानी क्या होगा, आराम से भरेगा, क्योंकि वहां हीट ही नहीं है। तो इसलिए पहचान होती है कि अगर आप किसी ज्वालामुखी वाले देश में जाएं और आपको लग रहा है कि ज्वालामुखी दिखना है, छोटा ज्वालामुखी दिख रहा है, आप चढ़ गए, और अगर आपने जैसे ही आप उसकी तरफ झांकोगे तो हीट अगर आ रही है, लावा नहीं निकल रहा उससे, तो आप ये समझ लो कि वो कौन सी कैटेगरी का ज्वालामुखी है, सेकेंड वाला। क्योंकि उस वो अगर कोई बड़ी घटना होगी या कहीं बड़ा भूकंप आएगा या टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएंगी, तो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो सकता है, क्योंकि अभी भी उसमें हीट है अंदर, ठीक है। और अगर आप गए और ऊपर से आपने किसी को देखा, गड्ढा होता है बहुत बड़ा सा गोल गोल और चारों तरफ से पर्वत, ऐसे नॉर्मल हम पर्वतों को देखते हैं तो कैसे होते हैं, छोटी होती है। ये पर्वत ऐसे होते हैं कि चढ़ते चले जाओ, ऊपर आप पहुंच जाओगे तो बस गड्ढा है बीच में। तो अगर उसमें पानी दिख रहा है तुम्हें, तो ये बात स्पष्ट है कि कौन सा ज्वालामुखी है, शांत है। अब जैसे अपने जापान का फ्यूजियामा, अंडमान निकोबार का बैरनो नारकोंडम, ये 2004 के पहले शांत थे, इनमें आकृति थी लेकिन मैग्मा की उपस्थिति नहीं थी। मैग्मा वहां से रेज होके या कह लो कि खाली होके नीचे की तरफ कहीं चंद्र में चला गया था। अब 2004 में अगर तुमको नहीं पता हो तो द ग्रेट सुनामी के नाम से एक सुनामी आई थी। इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, हमारा दक्षिण भारत, चेन्नई वाला हिस्सा, तमिलनाडु वाला हिस्सा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। वीडियो है इंडोनेशिया और थाईलैंड के तो। और उससे क्या हुआ, जब वो टेक्टोनिक प्लेट, तो सेंटर कहाँ था उसका, उसका सेंटर देखो कहाँ था भूकंप का, उसका सेंटर था यहाँ पे। ये रहा आपका जो है वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड के इधर पे सेंटर था उसका, इधर पे सेंटर था। इधर के सेंटर से क्या हुआ, एक टेक्टोनिक प्लेट में इसमें हलचल हुई, इसमें प्लेट में हलचल हुई, इसमें प्लेट में हलचल हुई, तीनों प्लेटों में हलचल हुई। तो जो शांत ज्वालामुखी थे, कौन कौन से, अंडमान निकोबार में शांत थे, आपका फ्यूजियामा जापान में शांत था,
लेकिन जो मैग्मा जमीन के अंदर था, अच्छा ये समझ लो, जैसे पानी समझते हो कि जैसे पानी अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसमें कैसे होता, चैनल होता है, ऐसे 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 चैनल बने रहते हैं, और उन्हीं में पानी अंदर क्या होता है, बहता है। वैसे ही मैग्मा ही बहता है। अब मान लो एक ज्वालामुखी यहाँ बना हुआ है, ऐसे एक यहाँ बना हुआ है, मान लो एक चैनल ऐसे आया, एक यहाँ बना हुआ है, अब यहाँ से खाली होके यहाँ पहुंच गया, तो जब हलचल होगी तो ये सक्रिय हो गया, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाया, तो ये क्या है, शांत है। लेकिन अब जब बड़ी हलचल होगी तो मैग्मा क्या होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ सब तक पहुंचेगा। तो ये प्रश्न बनता कि 2004 में कौन कौन से ज्वालामुखी ऐसे थे जो पहले शांत थे बाद में सक्रिय हुए, तो बैरन, नारकोंडम और फ्यूजियानो, ये वो वोल्केनो है जो 2004 के पहले शांत कैटेगरी में आते थे और अब किस में आ रहे हैं, सक्रिय कैटेगरी में आ रहे हैं, और तब से वो फिर कभी शांत नहीं हुए, तब से लगातार क्या है वो, सक्रिय। तो इसी में समझ में आ गई चीजें। एक गीजर बड़ा शानदार चीज है, अभी आइसलैंड के वीडियोज अगर तुम देखोगे मोबाइल पे या यूट्यूब पे, तो उसमें क्या देखोगे, बगल में वोल्केनो है, बगल में लावा निकल रहा है सीधा, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से इतना कूलर रखा, बगल में लावा निकल रहा और बगल में माइनस टेम्परेचर है, बर्फ डली हुई है, लेकिन उसको थोड़ी फर्क पड़ जाएगा बर्फ से, वो तो 5,000 डिग्री सेल्सियस है, और बगल में जो नदी बह रही है, तो अच्छा ऐसे समझ लो ना, ऐसे मान लो ये वोल्केनो है, ये देखो यहाँ पे इसी में समझा दे रहे हैं, ये देखो, यहाँ पे हम क्या करें, ये बन गया लो सक्रिय, ये मैग्मा हो गया, यहाँ से लगातार मैग्मा निकल रहा, लेकिन मैग्मा इस पूरे इलाके में है, उसको जगह उसने यहीं से बनाई निकलने के लिए, क्रेटर वहीं बना बस। तो यहाँ क्या है, यहाँ बह रही नदी, मान लो ऊपर से कहीं से नदी आ रही और इसी के सट के एकदम नदी बह रही है। तो एक बात बताओ, जो मिट्टी है, सरफेस है, धरातल है, उसके नीचे क्या है, मैग्मा, ऊपर क्या है, पानी, तो नीचे से गर्म नहीं होगा वो, तो पानी उबलता है, पानी पूरा गर्म उबलता है वहां पे, और उबल के लोग कई बार जाते हैं उसमें नहाने के लिए, कई कई जो है मतलब पानी ऐसे होता है, कई जगहों पे बहुत गर्म होता है, कई जगह ऐसा होता है कि आपको उस ठंडे माहौल में माइनस के टेम्परेचर में मजा देता है, बढ़िया आराम से गर्म पानी बैठ के नहाओ, नदी गर्म बह रही, सोचो, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम देखो क्या है, गीजर, इसलिए उस कंडीशन का नाम गीजर बोला जाता है। बन गए ये तीनों, हम लिखो, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, और इनको सिर्फ बनाना नहीं है, चित्रहार नहीं चल रहा है, समझना भी है और याद भी करनी है चीजें। तो रिंग ऑफ फायर हेड डालो, इसमें लिखो प्रशांत महासागर का वह क्षेत्र, या ऐसे लिखो प्रशांत महासागर का लगभग 67% क्षेत्र, प्रशांत महासागर का लगभग 67% क्षेत्र, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का लगभग 67% क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखी जोन में आता है, 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 ठीक है। देखो यह क्षेत्र आकृति में, यह क्षेत्र आकृति में, यह क्षेत्र आकृति में घोड़े की नाल की तरह दिखता है, यह क्षेत्र आकृति में घोड़े के नाल की तरह दिखता है,